चलिए, सभी को नमस्कार। अपन क्या शुरू करने वाले हैं, बोर्ड का पेपर। अगर किसी को बोर्ड के पेपर में पता नहीं चलता है तो पेपर देना भी कहाँ रखा है अपन ने भी। हाँ, इसको बोलते हैं कक्षा 10 गणित का बोर्ड का पेपर। ठीक है, जो 2000 आपके 25 में हुआ है। 2025 का बोर्ड पेपर है, अपन तैयारी कर रहे हैं 2026 की। ये पेपर अगर आप क्लियर कट सोल्व कर लेते हैं, सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाती है, तो आप आने वाले 2026 का जो पेपर है उसमें से कम 60% चीजें तो एज इट इज केवल इस पेपर से कर सकते हैं। बस समझ में आना चाहिए, आंसर याद करने नहीं। यहाँ पहला में द, दूसरा में स, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, समझना पड़ेगा। तो किस तरीके से अपन इनको कर सकते हैं, आपके सामने है सेक्शन अ, है ना। बाइलिंगुअल अपन चलेंगे, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर चीजें आपको कंफर्म होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल निकालिए। 400 के साथ में जब आप ये वाला काम करते हैं, 400 के साथ में जब आप ये वाला काम करते हैं, तो आपके पास में क्या आता है, 2, 200, 2। एक बात दिमाग रखनी है, 2 का भाग देने का मतलब आधा करना होता है। क्या करना होता है, आधा। तो 2 से डिवाइड करा 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। अब हमसे जो कह रहा है वही करना है। 400 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400, और इनका क्या करना है, घातों का योगफल, है ना। 1 2 3 4, ये 2 आया ना बाबू, 4 बार आया। इनटू ये 5 कितनी बार आया, 2 बार। अभाज्य गुणनखंडों का नहीं, इनकी घातों का योग, सम ऑफ देयर पावर्स, 4 और 2 का सम कितना आ रहा है, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। इसके बाद देखो, 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 है। शून्य मतलब अगर आपको जीरो दे रखा है, जीरो दे रखा का मतलब ये है कि इसमें अगर आप x की जगह 3 रखते हो तो पूरे का मान 0 लेना है। पूरे का मान क्या लेना है, 0। तो देखना, 2x² प्लस एक्स प्लस के बराबर क्या रखना है, 0। और x की जगह मास्टर ने क्या बताया, कितना रखना है आपको, 3 रखना है। तो 2 यहां पर 3 पावर 2 प्लस यहाँ 3 प्लस के बराबर 0। अब इसको ओरली सोल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18 में 3 जोड़े तो उधर गए तो माइनस के 21। यहां से अपना आंसर आ गया। ठीक है, एक सोशल मीडिया पे एक सवाल चल रहा था कि 10 प्लस 10 का आधा कितना होता है, 10 प्लस 10 का आधा। अब इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, बोर्ड मास का रूल लगेगा। वहां पर आंसर्स आ रहे थे 10 प्लस 10 का आधा, 10 10 20 को आधा 10। ऐसा नहीं होगा लाले, पहले प्लस को हल नहीं करते हैं, पहले क्या करते हैं, गुणा और भाग हल करते हैं। तो पहले 10 का आधा कर लो 5, 10 में 5 जोड़ेंगे आंसर आएगा 15। ठीक है, गणित ऐसी से गंडक विषय। ठीक है, समझ में आ गई तो नैया पार, नन्ही आई तो बंटा डार। ठीक है, मैथ्स मेरी आत्मा तुझे हरदम सताएगी। तो बात यह है, अब ध्यान देना, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक और दहाई का अंक आपको x और y दे रखा है, तो वो संख्या निकालो। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यूं समझाऊं, क्या है कि कुछ चीजें दिखती अलग है और होती अलग है ना। आपने समाज में भी ऐसे लोग देखे होंगे जो लोगों के सामने बहुत अच्छा बनने का प्रयास करते हैं पर असल जिंदगी में बहुत बुरे होते हैं, है ना। वैसे ही होती है ये संख्याएं। देखो क्या कहना चाह रहे हो मार साहब, सीधा सीधा कहो। मैं तुमसे अगर कहूं 75, आप बताओ ये कितना दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, 5। ये 5 दिख रहा है और ये 5 है बेचारा। ये कितना दिख रहा है, ये 7 नहीं है, ये दिख 7 रहा है पर ये 70 है। क्या है, 70 है। कोई चीज कितनी है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो किस जगह पे है, समझ आया कि नहीं। एक आईएएस में और एक आम आदमी में क्या फर्क है, उसके भी 2 हाथ, इसके भी 2 हाथ, उसके भी 2 पांव, इसके भी 2 पांव, वो भी आंख से देखता है, ये भी नाक से सूंघता है ना। फर्क इतना है कि वो उस कुर्सी पे बैठा है जहां से वो चाहे तो जिले में धारा 144 1 मिनट में लगा सकता है, और आप ही अपने खुद घरे धारा 144 लागे थे, घर में घुसा हुआ तो परमिशन लेनी पड़ रही। तो फर्क ये है, ये 5 इकाई की जगह पे बैठा है ना, इसलिए 5 ही है। पर ये 7 दहाई की जगह पे बैठा है ना। मतलब ये है दिखने में 7 है लेकिन ये 70 है। स्थानीय मान और जाति मान की समझ आपको होगी। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि इस 75 को अगर मैं खोल के किसी बच्चे को समझाना चाहूं तो ये 7 इंटू 10 है और प्लस में कितना है। अब ऐसे आपसे कह रहा है कि एक संख्या जिसमें इकाई का अंक तो x है और दहाई का अंक क्या है, y। इसका मतलब सर ये y जरूर दिख रहा है, पर ये कितना y है, 10y, और प्लस में क्या है, x। 10y प्लस x घटा रहे हो, क्लियर। अब अगर इन अंकों को लपट दिया जाए, मतलब पलट दिया जाए, एक्स वाई, वाई एक्स की जगह अगर एक्स वाई कर दे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई, है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है। फिर आपके समरूपता का नियम आता है। कौन सा नियम आता है, समरूपता का। समरूपता का नियम आता है तो ध्यान देने वाली बात यह है, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ आपस में समरूप हैं। ठीक है, AB 10 DE 4, तो BC अनुपात EF क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर 2 त्रिभुज समरूप है, मैं समझाऊंगा ध्यान से देखना। अगर मैं तुमसे कह दूं कि 2 त्रिभुज आपस में समरूप हैं, जैसे एक त्रिभुज ये रहा और दूसरा त्रिभुज ये रहा, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं आपके
ए बी सी, इसको कह देता हूं डी ई एफ। और अगर मैं कहता हूं कि त्रिभुज दोनों समरूप हैं, तो अगर मैं कहता हूं त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो ध्यान देना कोण ए का समरूप कोण डी, कोण ए का संगत कोण डी, बी का संगत कोण ई, एफ का संगत कोण सी, और ऐसी कंडीशन में ये भुजा जो ए बी है और ये जो डी है, इनका अनुपात ए बी बटा डी बराबर होगा आपका बी सी बटा ई एफ बराबर होगा आपका ए सी बटा डी एफ। समझ रहे हो बात को? ये बटा ये बराबर ये बटा ये बराबर ये बटा ये। क्लियर? ऐसा रहेगा। अब आपसे कह रहा है कि इसमें ए बी 10 और डी 8 है, ए बी तो 10 और डी 8, ए बी तो 10 और डी 8। आपसे पूछा है ए बी 10 और डी 8, तो बीसी और ईएफ का अनुपात निकालो, बीसी और ईएफ का, ये बीसी और ईएफ का अनुपात निकालना है, बीसी और ये ईएफ। ठीक है, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, 2 के पहाड़े से काट दो, 5 4 हो जाएगा। कितना जाएगा? 5 4। तो आपको इधर खट्टे पर क्या करा आप बैबड़ो जो, तो चलो 5 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओ 4 5 है। वही तो बात है यार, जल्दबाजी में पता नहीं क्या है। हाँ तो गलती हो गई ना, गलती हो भी सकती है ना। मैं बोला 5 4 ही था उस टाइम भी, है ना, पर मेरे को पहले ही मैंने ये राइट किया था, तब आप जैसा कोई समझदार बोला ही नहीं था, इसलिए हो गया था। अरे इसलिए बहुत बार क्या हमारे नेता इस चीज का तो फायदा उठाते, जनता को पता ही नहीं चलता है। ध्यान देना, एक नेता थे वीर सावरकर, 1883 में जन्मे, और हमारे देश में क्रांति हुई 1857 में। कब क्रांति हुई? 1857 में क्रांति हुई थी, जिसमें गोरों को भगाने का प्रयास किया गया। एक आदमी वीर सावरकर, वो जन्मे थे 1883 में। एक बहुत बड़े नेताजी एक भाषण दे रहे थे, बहुत बड़े नेताजी, है ना, बहुत बड़ी भीड़ थी सामने। वो कह रहे थे अगर वीर सावरकर नहीं होते तो 1857 की क्रांति इतिहास नहीं बनती, और लोग ताली बजा रहे हैं। मतलब समझ लो, जो आदमी जन्मा 83 में, क्रांति 57 में हो गई थी, नेताजी आगे कह रहे हैं कि ये नहीं होते तो ये क्रांति इतिहास नहीं बनती, फिर भी लोग ताली बजा रहे हैं। वो सारी बातें होती है, ये सच्ची घटना है, बताऊंगा आपको कैमरा कटने के बाद, कि अभी नाम नहीं ले सकते हम, जो बोले लोग हैं ना, मास्टरों को ज्यादा बोलने की आजादी नहीं इस देश में। देखो ये हो गया चौथा। बात करते हैं पांचों क्वेश्चन की, तो पांचों क्वेश्चन इसके बाद ही आएगा, किसी को पता नहीं चले तो ये देखो, ये बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं। एनसीईआरटी एक संस्था है जो आपका कोर्स सिलेबस वगैरह डिजाइन करती है एनसीईआरटी। कट्टे प्रो क्यों यार? अच्छा इसी में, इसमें इसमें हाँ यार, मैं सुनो, अब अपन जो पूरा साल भर इस गणित के साथ भेजामारी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि लास्ट का जो अपना 3.25 घंटे का पेपर है वो सुधर जाए। तो ध्यान देना, इसको बहुत अच्छे तरीके से सुधार देते हैं। मूल बिंदु जब आपसे कहीं भी कहे, मूल बिंदु क्या होता है, जब ध्यान से देखना, बात को सुनना ढंग से, किसी तल के अंदर जब एक आड़ी और एक खड़ी रेखा आपस में टकराती है, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हुई निकल जाती है, तब ऐसी कंडीशन में इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष कहते हैं, है ना। और ये जहां टकरा रही है वही आपका मूल बिंदु है, वही आपका ओरिजिन है। इससे किसी भी बिंदु की दूरी निकालनी हो तो सीधा सीधा सूत्र आपका लगता है √x² प्लस y², ये लग जाता है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? √3² प्लस 4²। कोई कह सकता है सर -3 है, ठीक है ला ले -3 लगा ले, फिर भी स्क्वायर तो आपका प्लस में आएगा। 3 3 9, 4 चौके 16, इट इज √25, और 25 को वर्गमूल कितना हो गए? 5। ठीक है, कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूं कर लोगे। फिर आप देखो, ये मैंने करवाया था अभी, थोड़ा सा वापस कराते हैं। कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 का मतलब √2 होता है स्क्वायर, और माइनस कोट 45 का 1 होता है इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर √4, यानी कि केवल 2, 2 - 1 का वर्ग 1, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर, यो खंबो परछाई को मतलब या परछाई, ठीक है, 90 डिग्री 1 नहीं होगा, हाथ ही शायद गुरु, ठीक है। तो मैं यूं कह दूं कि ये खंबा है और इसकी छाया उतनी ही लंबी जितना लंबा खंबा है,
तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज बन रहा है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये दोनों थीटा बराबर होंगे, और कितने कितने होंगे, 45 डिग्री। कितने होंगे, 45। तो ध्यान रखना है आपको, क्या आ जाएगा इसमें, 45 डिग्री। एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। एक बिंदु है आपके पास में P और वृत्त की स्पर्श रेखा, जो आपका जो सर्कल है, या सर्कल भी ऐसा तीखा सर्कल कैसा है यार, चुभ सकता है ये तो, है ना। तो चुभने वाला नहीं, अपन तो गोल गोल बनाते हैं। ये आपका सर्कल है बाबू, और सर्कल का इसको क्या बोल देते हैं, सेंटर बोल देते हैं। और एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा का मतलब मान के चलिए कि एक स्पर्श रेखा है ना। आपसे कहा एक बिंदु P से, इस बिंदु P से सर्कल पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये आपका स्पर्श बिंदु है, ये लंबाई है 24 सेंटीमीटर। फिर आपसे कह रहा है द P इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। P जो है वो केंद्र से कितना दूर है बाबू, 25 सेंटीमीटर। और कितना है, 25। और हमें पता है केंद्र को अगर स्पर्श बिंदु से मिलाया जाए तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसी कंडीशन में ये आधार है, ये कर्ण है, और हमें निकालना है लंब। और लंब निकालने का मसला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, और 24 का स्क्वायर 576, और इसको जब माइनस करते हैं इट इज गण 50, एंड द वर्गमूल ऑफ गण 50 इज 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। सिंपल सी भाषा में कहूं, वृत्त का चतुर्थांश मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा, चौथे हिस्से का क्षेत्रफल, है ना। क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आपको सिंपल सिंपल सा काम करना है। कसो अंश है बाबू, चतुर्थांश, यह चतुर्थांश इनटू क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इट इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। इट इज आर स्क्वायर मीन 7 7 7 कैंसल्ड विद 7, 4 का आधा 2, 22 का आधा 11, 11 7 77, 77 बटा 2 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा मात्रक के साथ स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाना है, ध्यान दीजिए, 1/4 1/4 है, 22/7 भी है। ये क्या था, 7 सेंटीमीटर। ये भी क्या था, 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर के साथ गुणा हुआ तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसलिए होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। शंकु जब आपसे कहे, तो शंकु कहे इसका मतलब कौन कह रहा है। बहुत सारी बातें जो होती है हिंदी में होती है तो हमें लगता है अंग्रेजी बोल रहा दिखे। कोई की देख, आज की डेट में अगर कोई की देख मोबाइल में संदेश आया तो कि यार ये अंग्रेजी बोल रहा है, क्योंकि अपने दिमाग में मैसेज सेट है ना, बाकी मैसेज अंग्रेजी का शब्द है। एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो अभी आपको एक्सरसाइज पढ़े ही नहीं, पर सिंपल सा कह दूं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो CSA, क्या बोलते हैं इसको, CSA, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोण। ये होता है आपका सिंपल सा पाई आर एल, पाई आर। और ध्यान देना पाई का मतलब तो यही है। और त्रिज्या कितनी दे रखी लाले, 14। त्रिज्या कितनी दे रखी, 14, और तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 10, पाई आर एल। ठीक है, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, दई साढ़े मतलब 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा लाले, 440। देखो 22 दूना 44, 44 इंटू 10, 440 सेमी स्क्वायर। ये याद रखने फॉर्मूले। ठीक है, उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता पढ़ाएंगे आपको, सिर्फ 1 घंटे का मसला है प्रायिकता का, ध्यान रखना है। प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो 0 से छोटा नहीं होता है, 0 से छोटा नहीं होता, और 1 से बड़ा नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता। तो 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो 2 में जब आप 3 का भाग देंगे बाबू तो आएगा 0.66, 0 और 1 के बीच में ये 0.7, ये भी 0 और 1 के बीच में, 0.5 ये भी 0 और 1 के बीच में। लेकिन अगर आप 3 में 2 का भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 1 0, 2 पंजा 10, ये तो 1.5 आ रहा है। 1.5 इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ब, ये नहीं हो सकती। प्रायिकता का मान माइनस में भी नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है। 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF और LCM बराबर है तो संख्याएं हमेशा कैसी होनी चाहिए। HCF और LCM बराबर है तो संख्याएं हमेशा कैसी होनी चाहिए, समान, सहभाज्य, अभाज्य और भाज्य। देखो HCF और LCM समान होने के लिए संख्या हमेशा कैसी होनी चाहिए, समान। तो एक जैसी संख्याएं हैं
अगर आप मान लीजिए 10 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं, इनका हमसे पूछूं आपसे कि एलसीएम बताओ, क्या आएगा? 10। इनका एचसीएफ बताओ, वो भी क्या आएगा? 10। ठीक है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बहुत बार सवाल बहुत छोटा सा पूछ लिया जाता है, हम ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। वो भाई अरे यो किसान बेटा उठावना माया बेजू, वो तो बेटे ने, क्या बात है यार, मुस्कुराओ। जिंदगी मतलब अगर ये पेपर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुखी हो जाए, मैं समझ में नहीं, पेपर तो समझ में ना आ रहा, लोगों खुद की बात समझ में नहीं आ रही है तो टेंशन में आ रहा, तो ध्यान देना इधर। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है, आपको प्रश्नावली पढ़ी मैंने बेटा जी, शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है। शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है? 5, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? 6। अरे अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा इंटू बीटा 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में द्विघात बहुपद निकालने के लिए अपन जो फॉर्मूला लगाते हैं, किसी को याद है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में एल्फा प्लस बीटा जो है आपका वो क्या दे रखा है? 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5, 5 एक्स हो गया, प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? एल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? 6। कटे आ रहे हो आंसर? बहुत बार क्या होता है बच्चे यहां तक तो ठीक कर लेते हैं, अब ये चीज ऑप्शन में मिलाना नहीं आ रही, आगता आगता हर गटी राइट कर दे, है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x तो 8। अब मैंने ऑप्शन सब हरी का दे में लिया, हर ऑप्शन में 6 दिख रहा है, हर ऑप्शन में 5 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बार मतलब सावधान नहीं रह पाते लोग। कोई सामाजिक प्रोग्राम चल रहा है, एक आदमी अपनी लाड़ी से चाबी लेने गया, उसके घर पे मेहमान आए, पर प्रोग्राम चल रहा है तो सारे लोग वहां पे थे। मेहमान उसके घर पे, यार लो चलो आप घर चाय पानी करना, तो और रुको डबो डबो मणिपुर चाबी ले, घर पे चाबी तो चाहिए। अब उसको बताया मेरी वाली ने वो वाली ओढ़नी पहन रखी है, ओढ़ रखी है, अब उसको ये नहीं पता है कि ऐसी ओढ़नी और दूसरों के भी हो सकती है। तो जाते हैं खानदान पकड़ ला चाबी दे, वो वोट दो रे मतलब ये थोड़ा सोच समझ के, आज पूरा क्वेश्चन सही कर लिया यार अपन ने, आदमी की नीयत भी ठीक थी बेचारे की, पर यहां से ऑप्शन में समझ में नहीं आया कौन सी पीली वाली ओढ़नी, तो दिक्कत है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। इससे आगे अच्छा इधर वाला लेना ना, नहीं लेना, हो गया? चलिए, अच्छे अच्छे बच्चों, बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर है आपका ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला। क्वेश्चन नंबर नहीं भी मालूम हो तो कॉन्फिडेंस से बोला करो। झूठ बोलने का एक सिस्टम है भैया, झूठ बोलो, झट बोलो, जोर बोलो, तो हमें बड़ा लगे कि सच बोल रहे हो। ठीक है, देखिएगा, के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। आपको पढ़ी तीसरी एक्सरसाइज, 3 चीजें, केवल एक सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, केवल एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। कोई हल नहीं में रेखाएं कैसी होती है? समांतर। रेखाएं कैसी होती है? समांतर। और वहां की शर्त क्या होती है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये सारणी याद है आपको? 3.4 यू भूल गए होंगे यार, है? हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। तो ध्यान दो बेटा, इसमें क्या करना है, क्योंकि ये हमसे कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होने के लिए पहले तो समीकरण लिख दूं मैं, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। फिर है 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0। ध्यान रखने वाली बात क्या है सर? ध्यान रखने वाली बात यह है कि a1 का मान यहां कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, और b1 का मान यहां कुछ नहीं दिख रहा तो 1, और c1 का मान क्या आ रहा है? माइनस 4। उसके बाद a2 का मान क्या आ रहा है लाले? 2, b2 का मान क्या आ रहा है? k, और c2 का मान आ रहा है माइनस 3। a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब आपसे कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होने का मतलब होता है a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटावा, अब इसमें मान रख देना है 1 बटावा 2 बराबर 1 बटावा के बराबर बराबर नहीं है माइनस 4 बटा माइनस 3, दोनों माइनस में तो काट दो, 4 बटावा 3। अब इसको अपन हल कर लेते हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा है इसको कैसे हल करें? सिंपल, ए भाई क्या दौड़े दौड़े भरे रहे, चलो चलो सुनना ध्यान से, क्या निकलेगा आंसर?
अब यहां से आप देखो बेटा जी, फर्स्ट वाली बात बता रहा हूं, 1/2 बराबर 1 के, देखना 1/2 बराबर 1 के। ये अपन कैसे भी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां लिख के नहीं देना है, हमें वहां तो ऑप्शन टिक करना है क्या। अब वो कहां से है, टिप के आया कि टाप के आया, वो उसे कोई मतलब ही नहीं, ऑप्शन से ही आना चाहिए। तो अपन टिप टाप करते हैं यहाँ पे, के एकम के बराबर 2 एकम 2, तो के का मान क्या आ रहा, 2, के का मान क्या आ रहा, 2, 2 इसमें आ रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद देखो और ऑप्शन हो सकता था, और ऑप्शन क्या हो सकता था सर, यहां से 1/के बराबर 4/3, 4/3, तो 4k बराबर 3 एकम 3 बराबर हो, मतलब बराबर नहीं है, ध्यान रखना बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है, 3 इंटू का 4 कहां जाएगा, बटे में। तो एक आंसर तो कह रहा है के का मान कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा। दूसरा आंसर कह रहा है कि के का मान 3/4 नहीं होगा, और कुछ भी हो बोली पर 3/4 नहीं होगा। या आपके ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता था, बराबर नहीं है 3/4, तो वो इससे हल करने पे आता, लेकिन अपना आंसर तो अठे ही गयो, तो आप हंगड़ो काम कर ले अगर आगे को, तो कोई आवश्यकता नहीं है। जो जरूरी हो वही काम करना। आपसे पूछ ले आपका नाम क्या है, तो आपको ये नहीं कहना है कि मेरे गांव में 10 बीघा खेती है, ठीक है। तो आओ नाम बताएं, छुट्टी करो आगो। इसके बाद अगला देखो बेटा जी, अगला क्वेश्चन मिटा ला इनको, कर लोगे रे यार, तुम लोग बहुत समझदार लोग हो यार, मतलब इससे अच्छा बैच मैंने देखा नहीं लाइफ में कभी। देखो अब इससे ज्यादा क्या ही झूठ बोलूंगा। ये दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं, ए बी सी और डी ई एफ। आपसे कहा ए बी 2 सेमी, ठीक सर, ए बी 2 सेमी, कोण ए 50, कोण ए 50 है ना, ए सी 4, ये ए सी 4, ये सब दे रखे हैं कुल मिला के। अब आप देखो, अगर यहां देखो तो 2 सेमी 50 डिग्री और 4 सेमी, वहां देखो तो 3 सेमी 50 डिग्री और 6 सेमी, यही दिख रहा है। देखो 2 का 3 और 4 का 6 ऐसा दे रखा है आपको। बीसी बराबर अगर 3 सेमी हो, ये अगर आपकी क्या दे रखी हो 3 सेमी, सॉरी यहां पर 3 थोड़ी, क्या 4 है ना, 2 50 4, 2 50 4, अच्छा 3 50 6, सही तो लिखा था मैंने यार, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा, 3 50 और 6। अब आपसे कह रहा है कि बीसी 3 सेमी हो तो ईएफ का मान निकालो, ये कितनी ला ले 3, तो ईएफ का मान आपको निकालना है। कोण बराबर है तो अपन इसमें क्या कर लेंगे, ऐसे एस वाला रूल लगाएंगे, दोनों त्रिभुजों को समरूप बता देंगे, तो अपन ये ऐसा कर लेंगे। इसके अंदर देखो ये दे रखा आपको ए बी बटावा क्या लिखते हैं एडी, ए बी बटावा डीई, ए बी बटावा क्या करेंगे डीई। ठीक इसी तरीके से बीसी बटावा ईएफ कर लेंगे, क्या कर लेंगे बीसी बटावा ईएफ कर लेंगे, ठीक है। अब आपको बस इसमें मान रखना है, ए बी का मान बताओ लाले 2, डी का मान बताओ, बीसी का मान बताओ, बीसी का मान 3, क्या निकालना है ईएफ निकालना है, ईएफ निकालना है ना ईएफ। तो देखना ईएफ इंटू 2 करेंगे, 2 ईएफ बराबर 3 तिया 9, आपकी ईएफ बराबर आएगी 9/2 4.5। आंसर आ रहा है क्या, ये 4.5 से, ठीक है। सिंपल सा मसला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो रहा है देखो, 2 का 1.5 गुणा 3 होता है, 2 को 1.5 गुणा 3, 4 का 1.5 गुणा 6, तो 3 का 1.5 गुणा 4.5। त्रिभुजों में समरूपता का नियम लग रहा है बस, और कुछ भी नहीं। ये होगी हो गई। चलो इससे आगे बढ़ जाते हैं। जिस अनुपात में ये बढ़ रही है उसी अनुपात में आपको उसको बढ़ाना है। क्यों बढ़ा रहे हैं, त्रिभुज समरूप है, कौन से नियम से, एसएएस नियम से, ये समझाऊंगा आपको। किसी किसी को लग रहा होगा यार हाल तो गुणो बुणनो बाकी देखा, आधी चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, क्योंकि बेटा जिंदगी में पहली बार जब कोई भी काम करते हैं कहीं भी, मतलब ऐसा ही होता है, ठीक है। नाना हो गया यार। मतलब यार मेरे को बहुत सारी बातें याद आ रही, पर रहने दो अभी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हमने कल ही किया, आपको याद हो तो, साइन 2a बराबर 2 साइन है, क्या कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन है। यहां पर a की जगह आप 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री रख के देखेंगे तो केवल किस में सही आएगा, ये 0 में। ये कर रखा है तो क्यों जाते उल्टा करेंगे इसके लिए। कोस a बराबर 12/13, तो साइन a का मान निकालो। क्या समझाया लाले, कोस a बराबर क्या कह रहा है 12/13, और कोस क्या होता है आधार बटावा कर्ण, आधार 12 और कर्ण 13, लंब क्या हो जाएगा सर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर,
ये होता है 169 माइनस 144, ये भी बता रखा है यार। क्या आएगा √25, यानी कि वर्गमूल क्या आ जाएगा 5। लंब आ गया 5। अब क्या पूछ रहा है गरीब हमसे, हमसे पूछ रहा है साइन ए का मान निकालो। साइन क्या होता है सर, लंब बटावा कर्ण। क्या होता है, लंब कितना आयो 5, कर्ण कितना दे रखो 13, 5/13। हाँ, ये हरी का हरी लिंग में ले यार है, ओने हरी की है। रेबट खाएंगे तो कोई बात नहीं, पर चाबी तो लेके आएंगे। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में अंतरित कोण कितना होगा। घड़ी की मिनट की सुई है, ये भी कराया था। एक घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी। अब ध्यान से समझना जो बात समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी, सवाल हो नहीं हो अलग बात है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सवाल हो गई होगा। ये भाई ये पूरा भागता है यार, मेरे हाथ में पता नहीं क्या दिक्कत है, इसको इरेज ही करता हूँ डायरेक्ट, क्यों सेलेक्ट करूं। बाणु जातो रहेगा, देख देखता देखता। बस जादू है। हाँ, तो देखो अभी अपन को इस सवाल पे चलना है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखना घड़ी जो होती है ना बेटा, वैसे तो आजकल डिजिटल घड़ी आने लगी, जैसे गोलमाल को काम ही कोई नंबर चले डायरेक्ट 5-15 5-15 5-15 5-16 5-16 तो ये जो है ना, ये घड़ी है। तुम समझो बाबू बात को, अगर मैं कह दूं ये घड़ी के बीच में यहाँ कांटे उगरे हैं, मतलब उगरे क्या रोप रखे हैं, ये 12 है और ये 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 है। कुल कोण कितना होता है 360 डिग्री। कुल कितना हुआ सर 360 डिग्री। और यहां से मिनट की सुई भागना शुरू करती है, वापस यहां पे आती, कितने मिनट हो गए, 1 मिनट भी हो 60 मिनट। मिनट की सुई 12 से शुरू करके वापस 12 पे आ रही है, 60 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है। 1 मिनट में कतरो कोण बनावे, तो 5 मिनट में कतरो बनाए 5-30 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ध्यान रखना है, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है 6, ठीक है। चलो तो 5 मिनट में, 5 मिनट को मतलब 12 कड़े 1 या 2 मिनट की सुई अट्टे थी, अब मिनट की सुई अट्टे आ गई, तो इनके बीच में कितने डिग्री कोण बन रहा है 30 डिग्री। अरे 5 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, ठीक है। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। आपसे पूछा कि 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5-30 डिग्री बनाएगी। कितना बनाएगी 30 डिग्री। सोनू यार ऐसे मत बैठ तू ऐसे बैठता है, भोला भोला लगता है मुझे, मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैं लाइट बंद करने आ रहा, तू क्यों पीछे पीछे खिसक रहा है। तुझे खतरा महसूस हो रहा है क्या। हुँ? हम तो खतरों के खिलाड़ी, क्या गाली निकाल रहा है, इतनी लंबी लंबी गालियां आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो गाली जानते ही नहीं हूँ, सिर्फ ये गाली निकाल रहा है। तुझे कैसे पता चला है गाली निकाल रहा है ना। हम जब छोटे थे प्रेयर में, हमारे एक मार साहब थे, एक ही ट्रिक से बहुत सारे बच्चों को रोज बुद्धू बना के मारते थे। वो बच्चे गधे थे, समझ नहीं पाते, बच्चे तो बच्चे होते हैं, है ना? वो क्या करते थे, प्रार्थना चल रही, कुछ बच्चे लेट आते हैं, लास्ट में पूछते बेटा बताओ कौन कौन लेट आया। अब वो जो छोटे बच्चे प्रार्थना करते हैं ना, सर मेरे को पता है ये लेट आया, तो उनको तो मारते ही, जो लेट आया उसको भी मार। तुझे कैसे पता, इसका मतलब तूने आंखें खोली। वो उल्लू बच्चे मार खाते, मैं नहीं खाता। हाँ आप ये मत सोचना सर भी खाते थे, नहीं खाता था। तो इसके बाद देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2, पहला सवाल आपका हो गया, पहला सवाल आपका हो गया। मैं आपको एक सलाह दूं, ज्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अबेसदे वाले सवाल होते हैं ना, आपको आ जाए तो कर ही लेना, नहीं आए तो मतलब जैसी भी व्यवस्था हो, मैं क्यों कहूं तुमसे तुम टीप लेना, मैं ये बात कह ही नहीं रहा तुमसे, ठीक है। तो आ तो नहीं रहा है, लेकिन मैं पूछूंगा किसी से नहीं, मतलब दिवाली हूं दिवाली मरूंगा, ऐसा नहीं करना है ना। तो मैं तो ये कहूंगा कि देखो, खुद पे कॉन्फिडेंस होने का मजा अलग होता है, क्या मुझे पता है ये आंसर है, एक बाकी दूसरा बताए वो करना है ना। आदमी ने हाथी भी नहीं देखा जिंदगी में, मगरमच्छ भी नहीं देखा, उसको चूहा दिखा के भी कह दो ना आप, है, तो मान लेगा बेचारा, हाँ यो इस मगरमच्छ है। लेकिन बाकी दोनों में से अगर एक भी देख रखा है तो फिर वो। सुनो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो कॉन्फिडेंट होने का मजा अलग है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होके जाइए, अच्छे अच्छे बच्चे हो। यदि 18 ए और 10 समांतर श्रेणी में है तो ए का मान निकालो। आप खुद सोचो बेटा, ए कही है, ये 18, ये ए और ये 10 समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने का मतलब
ये इनका और इनका अंतर समान है ना, ये होता है। तो A2 माइनस A1 बराबर क्या है, A3 माइनस A2। इसमें से ये निकालो या इसमें से ये निकालो। तो ये A में से आप 18 निकाल दो या 10 में से A निकाल दो, एक ही बात है। इधर क्या लिख रखा है, A माइनस A को इधर लाए तो ये भी A, उधर कितना है 10, माइनस 18 को भेजा तो प्लस का 18, 2A मिला के कितना हो गया 28, 2A बराबर क्या हो गया 28। तो A का मान हो गया 28 बटा 2 यानी कि 14। कितना आ जाएगा लाले, आप कुछ सोचो ना बेटा, 18 14 10 अट्ठे 4 को अंतर, अट्ठे भी 4 को अंतर मतलब -4 को अंतर, समझ में आ रहा है नहीं रो? बस ये इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है। अब वो जो चीजें आ रही है जो आपको पढ़ा रखी है, क्या पूछा बेटा जी, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक में क्या सूत्र लगाते हैं अपन, x1 प्लस x2 बटावा 2 और y1 प्लस y2 बटावा, यही लगाते हैं। 7 3 10 बटा 2 यानी कि 5, और 9 में से 3 गए तो 6 बटावा 2 यानी कि 3, तो 5 3 क्या आ जाएगा लाले, सिंपल सी बात है ना, इतना तो अपन कर ही सकते हैं। अब इनसे पूछा कि साइन 60 कोसेक 60 कोस 30 सेक 30 का मतलब बताओ। साइन 60 को मतलब बताओ बेटा जी, √3 बटावा 2। कोसेक 60 का बताओ, 2 बटावा √3। साइन 60 का √3 बटा 2, कोसेक 60 का 2 बटावा √3, और कोस 30 का बताओ √3 बटावा 2, और सेक 30 का 2 बटावा √3। चेक कर लेना, मेरे से गलती भी हो सकती है, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूं। मन कोई कह दे कि 2 2 4 है तो मैं मान लूं और तो कर सकूं। तो देखो √3 एक बार, 2 2 एक बार, 1 एकम 1, ठीक उसी तरह से 2 एकम 2, √3 एकम √3, 1 एकम 1, 1 एंड 1 मैक्स 2। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, रॉकेट उड़ावे की जरूरत को नहीं, सिंपल सिंपल सा प्रश्न है, कर सको यार बेटा जी। ठीक है, अच्छा एक बात बताऊं, एग्जामिनर इतने शातिर होते हैं, एग्जामिनर का मतलब मास्टर, मास्टर तो शातिर होते ही है। उनको कॉपी का पहला और दूसरा पेज पलटते ही पता चल जाता है कि वो टिप्पणिया वालों है कि खुद गिदो तुको है। और वो टिप्पणिया वाले ने बिल्ली कितने इच्छा लिख रखा है, वो नंबर उसी हिसाब से देखो। पहला और दूसरा पेज जांचते जांचते पता लगा लेगा इन्हें पूरी कॉपी में नंबर कतरा देना। बच्चे था कहीं भी लिख मिलो वो नंबर उतरे वणु कम वही से ज्यादा नहीं वेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होके जाने का मजा अलग है। तो आप टिप्पणी पर ज्यादा भरोसा, बाकी पेपर कहाँ गया फिर, नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। ये अपन ने किया दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा किया ना, चलो दूसरे का तीसरा किया, ये पेपर अपन कर चुके। चलो ये तो निर्देशन है, ये पहला हो गया। कोई बात नहीं, आएगा अभी, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। ये हमने कर लिया, एक सेकंड, एक सेकंड, ये 7वां प्रश्न है ना पेपर है अपने पास। हाँ एक लड़का खुश हो रहा है पेपर खत्म ही गए भाई है, अबे करावी को नहीं। ये भी अलग मजा है, मतलब हम आनंद लेने में इतने माहिर है बेटा, लाइट चली जाए तो आनंद लेते हैं और वापस आ जाए तो आनंद लेते हैं। मतलब अब वो दुखी हो रहा होगा बेचारा को, यार वापस आ गया, ये देखो आ गया ना। चिंता करने की जरूरत नहीं, आ गया। एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा जी ध्यान रखना, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4πr²। देखो स्केलर रख रख के याद करवाया, काम आ रहा है। तो 4πr², क्या जाएगा दूसरे का चौथा 4πr²। अब देखना बाबू, आपसे कहा है व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 है, त्रिज्या 7 मतलब आर का वैल्यू 7 है,
तो 4 × 22/7 इंटू आर का मतलब क्या है 7 है, 7 7 7 7 निपट गया है। 4 × 22 आता है 154, ये 15 चौक 60, 670 कितना आएगा रे, 4 चौक 16, 616 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है बहुलक बताओ। अगर आपसे कभी भी बहुलक पूछे यानी मोड पूछे, ऐसे नंबर दे दे तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है जो देख लेना। देखो देखे 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5, 4 3 बार आया ना, तो इसका बहुलक क्या हो गया, सिंपल सी बात, इसमें क्या हो गया 616। किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है, यदि ऊपरी सीमा 24 है तो निचली सीमा क्या होगी। तो ध्यान देना, वर्ग चिन्ह निकालने का जो मसला होता है वो बेटा जी कुछ इस तरीके का होता है। अरे कई यार, इधर पड़े और साइड में बोल जा मत, नाम ले लेना खांडू लगन बोल हट, एवरेज लाल रही रही। सुनो ध्यान देना, आपसे कहा कि वर्ग चिन्ह 17 है, वर्ग चिन्ह क्लास इंटरवल निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, निचली सीमा प्लस ऊपरली सीमा बटा 2 करने पे अपने पास में क्या आ जाता है, वर्ग चिन्ह आ जाता है। क्या आ जाता है, वर्ग चिन्ह। अब आपसे कहा है ए बेटा खड़ी का मत कर, तो ऊपरी सीमा 24 है, ऊपर वाली सीमा क्या है बेटा जी 24 है, निचली सीमा नहीं पता x मान लो, बटे में 2 बराबर वर्ग चिन्ह कितना दे रहे क्या 17 है ना। तो आप देखो क्रॉस गुणा करेंगे x प्लस 24 और 17 दूनी क्या हो गया 34, 24 ने बटने भेजा तो माइनस है जी, कितना आएगा 10, कितना आएगा, सिंपल सी बात। अब है त्रिल गुणात्मक प्रश्न, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई 22 सेमी और उस चाप द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। याद करते मुंह सवाल ही उधर बोल रहा हूं यार। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखना बेटा जी, रेडियस कितनी दे रखी है आपको 14, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जो एल है वो आपको दे रखी है 22, तो द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, है ना। आप जो सर्कल देखते हैं बेटा जी, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ये इसलिए बोला था कि तुमको लगे कि मास्टर को अंग्रेजी पढ़ना भी आती है, बाकी और कोई विशेष बात नहीं है। इसको करते हैं, देखो इसको छोटा कर देते हैं, निपटा ही देते हैं रे। चलो, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है पाई आर थीटा बटा 180। क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180। ये दौड़ फटाया, पाई आर थीटा बटा 180, इससे आती है आपकी चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर, चाप की लंबाई। चाप कहीं भी सर यूं कीरा चाप है मन तो चाप ही उठानी पड़े। तो देखो ये व्रत है ना, कभी घड़ी का पेंडुलम देखा, घड़ी का पेंडुलम, देखो घड़ी में क्या होते हैं, 3 कांटे होते हैं, सेकंड का, मिनट का और घंटे का, ठीक है। लेकिन घड़ी को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए उसमें एक पेंडुलम लगा होता है, वो डमक 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 करता है, उससे कोई बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे समय उसी से देखते हैं। 7 बज रहे हैं इधर 11 बज रहे हैं ऐसा नहीं है, तो होता है पेंडुलम। तो एक फिक्स आयाम में दौड़ रहा है, इसी को बोलते हैं चाप, इसी को क्या बोल देते हैं चाप, इसी को क्या बोल देते हैं चाप। अब आपसे कहा है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यहां से लेके ये कितना है 14, ये भी कितना है ना, और चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, यह लंबाई कितनी लाला 22 सेंटीमीटर। तो आपने कह रहे हो तो थीटो निकालो, कहीं निकालो थीटो, बस कहीं नहीं करना, मान रख देना बेटा, खड़ी का मत कर। पाई मीन्स देखना बेटा जी 22 बटे में 7, त्रिज्या कितनी दे रखी 14, थीटा हमें नहीं पता, और नीचे की साइड में क्या है 180, मान रख दिए, पाई का मान 22 बटा 7, आर थीटा बटा में 180, ठीक है। और बराबर चाप की लंबाई कितनी दे रखी, क्या दे रखी है 22। अब देखना 7 दूनी 14, 2 से 180 कितनी बार कट गयो 90 बार, तो थीटा बराबर उधर कितना रख रहा है 22 22 रहा है उधर, 22 बटा 90 को भेजेंगे तो 90 बटा 22, 22 और 22 तो 22, थीटा कितना आइस 90 डिग्री आइस। बस यही सूत्र याद रखना है, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल्स पाई आर थीटा बाई 180, चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटा 180, चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटा
180। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। घन देखा क्या आपने कभी? घन है ना, मैंने तो देखा है। घन कई वे सर, एक तो घन होता है पत्थर फोड़ने का, ओ दम रे दम, तो वो वो अलग होता है। हाँ, वो संख्यात्मक रूप से कोई भी डब्बा होता है, एक ऐसा डब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, बिल्कुल जो कभी आपने क्यूब देखा क्या, है ना, रूबिक्स क्यूब, वो एक तरह का घन है। कितने फलक होते हैं उसमें? 6 फलक होते हैं। थे आवे, बहुत अच्छी बात है, मेरे यहाँ पे पड़ा सेट करके जाना। तो 6 फलक होते हैं घन के। आपसे कहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 864 वर्ग सेमी, तो इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का जो होता है वो होता है 6a² कितना हुआ लाला? पहले मुझे घन बता दू, देखो ये, इसमें क्या होता है बेटा जी, ये लंबाई मतलब ऊंचाई चौड़ाई ये सब बराबर हुए, 6 फलक हुए में, एरे मेरे आगे पाचे ऊपरे नीचे, ये कितनी होती है? 6 फलकें होती है। और कोरा में बेटा 8, 8 नहीं 12 कोरें कितनी होती है? 12। 12 कोर कशी कशी है देख जो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कोरें होती है, 6 फलक होते हैं और 8 खूणे होते हैं। ठीक है ठीक है, वो भी कितने खूणे होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये घन होता है। इसके 6 ही साइडों का क्षेत्रफल मिला के बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 6 साइडें वर्गाकार होती है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग का ये होता है भुजा का स्क्वायर, पर 6 साइडें है तो 6a², वो क्या दे रखा है आपको? 864। अब 6 फलकों का 864 दे रखा है, एक फलक का निकालना है, सिंपल सी बात है, आप क्या करो? 6 का भाग लगा दो। क्या क्या कर दो? 6 का भाग लगा दो, है ना। आपसे पूछ रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ 864 है, तो एक फलक का क्षेत्रफल, भाई 6 फलकों का 864 है, तो एक फलक का हो जाएगा आपका 864 बटे में क्या आ जाएगा? 6। अच्छा ये क्या कह रहा है, ऐसे ज्ञात करना है ना यार, इसमें तो, इसमें केवल आंसर नहीं निकालना है। फलक को मतलब यूं समझ के तू, जैसे यह किताब है बाबू, ठीक है, ये एक फलक है, ये इसका दूसरा फलक है, ये इसका तीसरा फलक है, ये इसका चौथा फलक है, ये पांचवा फलक, ये छठा फलक, है ना। गांव में अगर कोई नई नई लाड़ियां जो इधर उधर ज्यादा हंसती है इधर उधर बिना छेवड़ा गिरे वाले है, या तो पलक पलक गणी करे, माड़ जादी जो तो है कि नहीं, ऐसी बातें आती ना, तो पलक पलक करना वो लगे, ये फलक है भैया। एक वो भी होता है फलक तक चल साथ मेरे, वो फलक अलग है। तो बात समझना बात को, इसमें क्या है, मैं सोच रहा था केवल आंसर निकालने, तो मैंने बता दिया, अब इनमें आंसर्स निकालना नहीं, सवाल को सोल्व करना है। सवाल को क्या करना है? सोल्व। तो अपन उस हिसाब से चलते हैं, तो देखना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864, देखना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही होता है, ठीक है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, इसका मतलब 6 फलकों का, कितने फलकों का? 6 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 864, तो एक फलक का, एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 864 बटा में 6, 6 कम 6 2 6 6 6 चौक 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप देखो, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? माध्यक। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करना है क्या? टेक टेक का कर लो इंसान, नींद आ रही, थोड़ा नोट कर लो, तो मेरे को भी थोड़ा चैन मिल जाएगा। देखो आवाज मत करो, इसको सुनो, माध्यक ज्ञात कीजिए। इसको अपन यहां से डिलीट मार देते हैं। बोर्ड चलाने का शौक है तुम लोगों को? नहीं है? गर्मी की छुट्टियों में आना, सर चलाना सिखा दूंगा। मेरा नैतिक इस पे है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है। हाँ, मैं क्या यार दादू तू यूं मत कर रहे। ये है आपके पास बंटन दे रखी है, इसका माध्यक ज्ञात कीजिए।
एक प्रश्नावली आपकी जिसमें माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना होता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ये है आपके पास में x की वैल्यूज क्या दे रखी है बेटा जी, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अगर आप टेबल भी बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। 2D आकृतियों को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, टेबल बन जाएगी आपकी। x हो जाएगा, हाँ बेटा जी, x f और यहां पर बनती है आपकी CF। x क्या दे रखा है बोलो, 3, 5, 7, 9, यही है। f बोलो 6, 7, 5, 6, 6, 7, 5, 6। अब यहां पर CF कैसे बनता है जो समझ लेना। ठीक है, मेरे उठावने में आए वैसे नहीं बैठना है, चेहरे पे मुस्कान रखो, नहीं समझ में आए तो पूछो, और लोड मत लो जिंदगी में। ठीक है, हाँ आप जाके होमवर्क कर लो बेटा जी, बहुत मारता हूं मैं भगवान का रे। देखो किसी भी चीज का नुकसान होने पर वो चीज घट जाती है, लेकिन हड्डियों के संबंध में ऐसा नहीं है। 207 है और एक तोड़ दो तो 206 से 207 हो जाती है, एक और तोड़ दो तो 208 हो जाती है, मतलब बढ़ती जाती है ना। तो समझो आप बात को। CF बनाने के लिए F का जो पहला मान है उसको लिख दो, 6 का 6। अब आपको एडअप करना है, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24। ये लास्ट में जो वैल्यू आती है उसको n कहना है। क्या कहना है, n। तो n बटावा 2 करो, यानी कि 24 बटावा 2, 24 बटा 2 आ जाएगा आपका 12। 12 से ठीक अधिक CF, 12 से ठीक अधिक CF क्या आ जाएगी आपका, 12 से ठीक अधिक CF कौन सी दिख रही है, 13 दिख रही है। 13 के संगत वर्ग अंतराल क्या दिख रहा है आपको, क्यों हंस रहा है। 13 से ठीक अधिक CF आपकी, मतलब 12 से ठीक अधिक CF 13 आई, 13 के संगत वर्ग अंतराल आपका ये दिख रहा है, इसलिए आपका माध्यक क्या हो जाएगा, 5। माध्यक क्या हो जाएगा बेटा जी, 5। माध्यक क्या हो जाएगा, 5। ये तरीका रहेगा, कर लोगे। x दिया, f दिया, CF बनाओ। CF कैसे बननी है, f का पहला मान एक सा ऐसा आ जाएगा, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 5 18 और 6 24। इसका आधा करना है, n बटावा 2 करना है, 24 बटा 2 किया तो 12। इसे से ठीक अधिक CF कौन सी है, 12 से ठीक अधिक सर 13 आ रही है। 13 के संगत जो वर्ग अंतराल है उसमें x का जो मान आ रहा है वो माध्यक हो जाएगा आपका। क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कई कई बात कर रहा है सपेरा यूट्यूब चैनल नहीं है ना। अब अपन जो है ना, कितना क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कर लिया, तीसरे में चल पड़े। अपन एक काम करते हैं, अभी तक देखो कितना 3.25 घंटे का पेपर होता है, 2 टुकड़ों में अगर इसको करना चाहें बेटा जी, तो तीसरा क्वेश्चन आपके ये रहा। उसके बाद में अच्छा सेक्शन ए कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, यहां तक कर लेते हैं, उसके बाद अपन जो है वीडियो चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखना बेटा जी, अब आ रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालो। एक पासे को एक बार फेंकने पर, पासा देखा आपने, छोटे बच्चे वो जो खेलते हैं ना रबड़ से, रबड़ के 6 फलक होते हैं बेटा जी। ठीक पासा भी वैसे ही होता है। अगर आपने महाभारत देखी तो 13 वर्ष बहुत होते हैं भांजे, है ना। वो मामा शकुनी, उसने पत्थर रगड़ दी, पूरी महाभारत उसी ने करवाई। तो मतलब तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा जी। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालो बेटा जी। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है, बोलो, अनुकूल संभावनाएं, अनुकूल संभावनाएं बटावा कुल संभावनाएं, बटावा में कुल संभावनाएं। एक पासे पर कुल 6 अंक लिख रखे हैं, तो कुल संभावनाएं कितनी होगी। अब अनुकूल संभावनाएं किसकी लिखनी बेटा, 5 से बड़ा अंक आने का। अब उस पर अंक होते हैं 1 2 3 4 5, ये तो 5, 5 से बड़ा कितना है 6, और वो अकेला है। प्रायिकता क्या हो गई, 1/6, 1/6, ये आंसर है। अब ये गरीब आपसे कह देता 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता निकालो, तो अनुकूल संभावना है 5 से छोटा अंक 1 2 3 4, और बटे में क्या आ जाता, काट पीट के 2/3 कर लेते, है ना। ये कहता 5, मतलब ये कोई ऐसी जानकारी देता है जैसे विषम अंक आने की प्रायिकता निकालो, तो 1 से 6 में विषम क्या क्या है, 1 3
और 5, 1 3 5, 3 अंक विषय में और बटे में क्या आना है 6। समझ में आ रही बात? सिंपल सा मसला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखो, एक लंबवर्ती शंकु और बेलन की त्रिज्या समान, ऊंचाई समान है। एक शंकु और बेलन जो है ना, देखो शंकु और बेलन बनाता हूं मैं आप, अब जब चीजें हैं तो इनका यूज करें। ये तो है आपका बेलन, है ना, ये भाई बेलन ही गणो आपको है। और एक है आपका शंकु, शंकु भी दे रखा है गरीबों ने, यूरो। तीखा बहुत है यार। देखो, एक लंबवर्ती शंकु और बेलन की त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के होने का मतलब बेटा जी ये है कि यहां से इसकी त्रिज्या जितनी है, यहां से इसकी त्रिज्या भी उतनी है। इसकी जितनी हाइट है इसकी भी उतनी ही हाइट है ना। शंकु में ध्यान रखना, इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, इसकी बात नहीं कर रहे, बीच वाली की बात कर रहे हैं। अब आपसे कहा है यदि शंकु का आयतन 66 घन सेमी है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको दोनों सूत्र याद होने चाहिए, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है ना। किसका निकालना है बेटा? बेलन का। तो पहले लिखते हैं अपन बेलन, बोलो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बराबर शंकु का आयतन। बराबर क्यों रखा? हमसे कह रहा है ना बराबर है, क्या है? बराबर। ठीक है, भगवान ने हाथ दिया बेटा, बार बार थोड़ी हिलाना है क्या इसको, एक जगह रख दो ना, है ना, एक जगह नहीं रहता, कोई बात नहीं बेटा, इसको खरवा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? खरवा, है ना। क्या होता है खरवा? शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर, है ना। अब समझो बेटा, बेलन का आयतन का फार्मूला अगर अपन देखें बेटा तो इट होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखना भाई, यू पाई से पाई तो निपट गए। अब ये कह रहा है कि इनकी ऊंचाइयां भी बराबर है, ले बराबर है तो अब चलो, पर उसमें ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है सर? हमसे कह रखा है कि शंकु का आयतन जो है 66 घन सेमी, कितना है रले? 66 घन सेमी। तो सबसे पहले अपन शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे दे रखा है ना, नहीं दे रखा होता तो अपन करते। सबसे पहले, ओ भाई जातो रहो, तू क्यों जाता रहा? जब तेरी जरूरत ही नहीं थी जाने की तो क्यों चला गया तू? देखो, तो सबसे पहले अपन लगाएंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का दे रखा है भैया 66, और शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या दे रखा है? 66। क्या दे रखा है? 66। अब देखा, 1/3 22/7 आर स्क्वायर, हमें नहीं पता, लेकिन आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रखो, एच का एच रखो, और बराबर में क्या कर दो? 66। ठीक है, अब आप देखो यहां से आपको क्या समझ में आएगा? आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच बराबर, मैं इसको थोड़ा सा कहां लिख दूं, इसको छोटा कर देते हैं अपन। क्या कर देते हैं? छोटा, है ना। ए बापड़ो नाना कोई क्यों पेड़। सुनो बेटा जी, एक देखो, आर स्क्वायर एच बराबर क्या दे रखा है? 66। ये इंटू का ऊपर जो 22 है कहां जाएगा? नीचे। नीचे जो 3 और 7 है वो कहां जाएगा? ऊपर। 3 और 7 कहां जाएगा? ऊपर। 22 तिया 66। तो आर स्क्वायर इंटू एच का मान आया 3 तिया 9 सातो 9 सातो कितना वेरे? 63 वेरे हैं। 3 तिया 9 7 63। आर स्क्वायर एच को मान क्या आयो? 63। आर स्क्वायर एच का मान क्या है? अब गरीब हमसे कह रहा है कि बेलन का आयतन निकालो। क्या निकालो? बेलन का आयतन। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो अपन क्या करेंगे? पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर इंटू एच, इस पूरे का मान क्या रखेंगे? 63। 7 से 63 करा 9 बार, 22 नमा की कितना हुए? 198, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर लेते हैं सर। ये तो है अब का तरीका। एक होरा तरीका भी है, एक तरीका होरा भी है। होरा तरीका कौन सा है? ध्यान देना, बेलन की त्रिज्या समान, बेलन की और शंकु की त्रिज्या समान और ऊंचाई भी समान। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बेलन का आयतन होता है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। बेलन का आयतन शंकु के आयतन का क्या होता है? 3 गुना। क्यों होता है बताते हैं। बेलन का आयतन शंकु के आयतन का कितना गुना होता है? 3 गुना। मतलब मैं तुमसे ये कहूं कि देखो, बेलन का आयतन बराबर 1/3 इंटू शंकु का आयतन।
शंकु का आयतन। तो 1/3 शंकु का आयतन कितना दे रखियो 66। तो बेलन का आयतन क्या आ गया भाई, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया। बेलन का आयतन बराबर 1/3 शंकु का आयतन नहीं होता है, शंकु का आयतन बराबर, अरे यार, शंकु का आयतन बराबर 1/3 इंटू बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन कितना दे रखियो 66, इधर कितना है 1/3 इंटू क्या लिख रखा है बेलन का आयतन। तो आपका बेलन का आयतन बराबर 66 तो इधर है, उस 1/3 को इधर बचेड़ देते हैं तो वो 3/1 हो जाता है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा कर लो 198, ये आंसर आ जाएगा आपका। 3 गुणे करना है ना। मुकेश जी यार मेरा जी खाने के लिए आप आए हैं, अच्छा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा और रुक जाते तो मेरे का मतलब, अरे देर तो खूब हो गई पर बाबू यार ये यहां तक करने देना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 सवाल और करने हैं, उनको ऐसा उलझाओ, उनको एक न्यूज़पेपर दो सर, दैनिक भास्कर दो को नकल करो इसकी, है ना, काम दे रखा है, बस 2 मिनट और उनका नंगे रखो फिर मैं आ रहा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर पर ये कब करना है 3 गुणा कब करना है, सिर्फ तब करना है जब आपको त्रिज्या और ऊंचाई समान दे रखी हो, अगर समान नहीं दे रखी तो नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देना। अब कोई पूछ ले सर ये 1/3 क्यों होता है, देखो यू कही है बेलन, यू कही है बेलन, अब 19 लंबाई 19 ऊंचाई को आप एक शंकु बनावा, ये बापड़ो खिसक जाएगा क्या लोग, ये बापड़ो थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, है ना, अरे डापो पड़ जाए यार सर, ये देखो हो गया। ठीक है, तो आप देखो अगर पूरे बेलन का अपन देखें तो 3 शंकु बन रहे हैं इसमें, एक तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है और तीसरा ये बन रहा है। ठीक है, तो बेलन का आयतन अगर 300 सेमी क्यूब है तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 100 सेमी क्यूब, एक हिस्से ही तो है ये, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपन इसके अंदर लगाते हैं, और आयतन को जैसा कि मैंने आपको बताया क्षेत्रफल के अंदर सेमी स्क्वायर लगाना है, मीटर स्क्वायर लगाना है, ठीक वैसे ही आप इसमें आयतन में लगाएंगे तो पावर 3 लगाएंगे, पावर कितनी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, देखो सूत्र क्या था पाई आर स्क्वायर एच, आर सेंटीमीटर में थी, मान लो जो 7 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर मतलब आर इंटू एच आ रहा है, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर नहीं, इसका भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर कितनी होगी। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, इनका क्या निकालना भैया माध्यक, इनका क्या ज्ञात करना है माध्यक, इनका माध्यक कैसे निकालते हैं देखो, ऐसे आंकड़े दे दे तो माध्यक, पहले हमने एक माध्यक निकाला उसमें सीएफ की जो कॉन्सेप्ट थी उसको समझा, एफ दे रखा था उससे सीएफ निकाला, फिर n/2 किया, ठीक है अधिक सीएफ वाला देखा, पर इसमें संख्याएं दे रखी केवल। अब आपको इसका अगर माध्यक निकालना है बेटा जी तो सबसे पहले आपको इसको आक्रम में जमाना है, कौन से क्रम में जमाना है आक्रम, आक्रम बोले तो आरोही क्रम, आरोही क्रम बोले तो बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम बोले तो सबसे छोटा कौन सा है इनमें देखो, सबसे छोटा क्या है 17 है रे यार, 17 के बाद 18 के बाद 19 के बाद 20 भी है कि 20 के बाद 25 के बाद फिर बस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखो आंकड़ों की संख्या क्या है सर, सम है कि विषम है, 1 2 3 4 5 6 7, इस आंकड़ों की संख्या विषम है, 7 विषम है ना, अगर आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यक आपका होता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद, सम में क्या होता है जी बताऊंगा, विषम का देख लो, n+1/2वां पद, आंकड़े कितने 7 है, 7 + 1/2वां पद, 7 और 1 क्या हो गया 8, 8/2वां पद यानी कि चौथा पद आ गया, 8/2वां पद का मतलब 8/2 मतलब 4 है, 4वां पद 1 2 3 4, आपका माध्यक क्या आ गया 20, माध्यक क्या आ गया 20, माध्यक क्या आ गया 20। तो आंकड़ों की संख्या अगर विषम दे रखी है तो आप क्या करेंगे बेटा जी, सबसे पहले उनको आरोही क्रम में जमा देंगे, आरोही क्रम कौन सा होता है सर, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर जमा दिया, उसके बाद में आपको करना है n+1/2वां पद, n+1/n कितना है 7 अंक है, 7 + 1/2 यानी कि 8वां पद,
मतलब 8/2 यानी कि चौथा पद, और चौथा पद आपका आ गया 20। तो ये आपके माथे निकल जाएगा। दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। अभी एक शतरंज के अंदर एक बंदा बहुत छाया हुआ था विश्व में, आपको पता है? डी गुकेश। कई नाम हुई को? डी गुकेश। तो अपने इंडिया का है, और ऑल वर्ल्ड में, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा चेस का प्लेयर था उसको निपटा के और वो जीता, तो अपने देश के लिए गर्व की बात है। तो हाँ, नाम से ही हंस रहे हैं, डी गुकेश। ऐसे नहीं हंसना यार, है? मतलब मैं समझ गया तेरी मानसिकता। चलो, तो मतलब गांव में लोग दुखी होते हैं यार, वो फलाना आदमी बढ़िया मर गया, पर छोटे बच्चे खुश होते हैं, 2 दिन की छुट्टियां मिल गई। वो बूढ़े लोगों को देख के सोचते हैं, हाँ एक छुट्टी हुआ बेटी देखो चलम पेरी, एक छुट्टी हुआ गेड़ी लेन जा रही, मतलब ऐसे काउंट करते। नहीं करना चाहिए। दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का मैच खेलते हैं। ज्ञात करो कि राम यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता निकालो। ध्यान देना, किसी घटना के अगर अपन 2 पहलू देखें, किसी घटना के कितने पहलू देखे बेटा जी? 2। तो उसमें उन दोनों पहलुओं का जो योग है वो 1 होता है। क्या होता है? 1। तो यह देखना, मेरी बात सुनना, समझना बात को ध्यान से। राम और श्याम दोनों खेल रहे हैं। राम का जीतना और श्याम का जीतना दोनों अलग अलग बातें हैं। राम के जीतने के उतने ही चांस है जितने श्याम के हारने के चांस है, और श्याम के जीतने के उतने ही चांस है जितने राम के हारने के चांस है। राम हारने का मतलब ही हुआ श्याम जीत गयो, और श्याम जीतने का मतलब हुआ राम हार गया। अब आपसे पूछ रहा है कि राम के जीतने की प्रायिकता कितनी बाबू? 4/5। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता निकालो। राम के जीतने की 4/5 दे रखी है, तो श्याम के जीतने की निकालनी है। दोनों के जीतने की प्रायिकता का योग कितना होगा? 1 होगा। राम का जीतना प्लस श्याम का जीतना, दोनों का मिला के क्या होगा? 1। तो ध्यान देना, राम के जीतने की प्रायिकता राम के जीतने की प्लस प्रायिकता श्याम के जीतने की मिला के कितना आता है? 1। इसमें से राम बाबू के जीतने की प्रायिकता दे रखी 4/5, तो श्याम बाबू के जीतने की प्रायिकता अपन को निकालनी है। ये प्लस को 4/5 कटने जाए बेटा, वटने कई जी माइनस, कई भी जाएगा माइनस। 5 एकम 5 माइनस 4/5, 5 में 4 गए तो 1/5। तो देखना, राम के जीतने की प्रायिकता 4/5, श्याम के जीतने की प्रायिकता 1/5, और दोनों प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये तरीका है। उसके बाद देखो, 2 घन जिनमें प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है को संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, इस प्रकार घनाभ का आयतन निकालो। देखो वो सिंपल प्रश्न है, आपको सवालों से घबराना नहीं है। बहुत बार सवाल बहुत बड़े होते हैं, आंसर बहुत छोटे होते हैं, तो आपको घबराना तो बिल्कुल है नहीं। क्या कह रहा है लाले? ये यूं कह रहा है कि 2 सेमी भुजा का एक घन है, दूसरा भी 2 सेमी भुजा का घन है। ठीक है, ये 2 सेमी भुजा का अपन ने एक घन देख लिया, और ये दूसरा देख लिया एक और 2 सेमी भुजा का घन। ठीक है, और इन दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया बेटा? मिला दिया। इन दोनों को आपस में मिला दिया। इन दोनों को मिला देंगे। घन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी लंबाई भी उतनी है, और चौड़ाई भी उतनी है, और ऊंचाई भी उतनी है। मतलब यूं समझो, आप समझना बाबू बात को ध्यान से, इसकी लंबाई 2, ऊंचाई 2, और चौड़ाई भी 2, इसके भी 2 2 2। अब जब इनको मिला देंगे, इसकी ऊंचाई 2 सेमी थी, इसकी भी 2 सेमी थी, इनको ऐसे चेप दिया, अब भी ऊंचाई 2 सेमी है। ऊंचाई में कोई फर्क आया क्या? नहीं सर, इसकी चौड़ाई 2 थी, इसकी चौड़ाई 2 थी, दोनों को चेप दिया, फिर भी चौड़ाई तो 2 ही रही। लेकिन 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 अरे बारी बात तो उन ले कालिया, इनको जब मैं ऐसे मिलाऊंगा, हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदलेगी तो सिर्फ लंबाई बदलेगी। क्या बदलेगी? अब जब इन दोनों को मैं मिला देता हूं, इन दोनों को मिलाने से अब ये घन नहीं रहे, अब ये क्या हो गया? घनाभ हो गया। क्या हो गया? घनाभ वो है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम नहीं होती है। ये घनाभ क्यों है? क्योंकि सर इसकी लंबाई चौड़ाई तो, मतलब ऊंचाई और चौड़ाई तो ठीक है, पर लंबाई तो बदल गई। अब इसकी क्या हो गया सर? इसमें ये 4 हो गई है। कितनी हो गई है? 4। ये गरीबड़ो पहले भी 2 हो, अबार भी 2 है, ये भी 2 है। ये घनाभ आया। अब इसको क्या निकालो सर? आयतन निकालो। सिंपल सी बात है, घनाभ का आयतन LBH, याद रखोगे? घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 4 दूनी 8 दूनी 16 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल सा है ना? तो इतना, ये फोटो वोटो नहीं बने तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको ये लिखना है, 2 सेमी भुजा वाले 2 घनों को आपस में जोड़ने पर नए घनाभ की
लंबाई बराबर 4 सेमी, चौड़ाई बराबर 2 सेमी, ऊंचाई बराबर 2 सेमी। इस प्रकार नए घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी कि 4 गुणा 2 यानी कि 16 सेमी क्यूब, है ना। तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते। क्या मुस्कुराता यार, तो मुस्कुराता है तब मेरे को लगता है जैसे फूल बास गया ना। अच्छा लग रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है। एक मोटा सा आदमी, सिर में एक भी बाल नहीं है, और टी शर्ट पहन के आया, हाफ टी शर्ट, बोल कैसा लग रहा हूँ, जैसे मोजा फट गया और अंगूठा बाहर आ रहा है। तो ऐसी लुकिंग है, मजाक की बात है। आपको बस खुश रखना मेरा कर्तव्य है। प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। देखना बेटा जी क्या कहा, प्रथम 10 धनात्मक विषम, अब ये एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ है। प्रथम 10 धनात्मक, धनात्मक को मतलब ये होगा माइनस की संख्या नहीं लेनी। उसके बाद में विषम, विषम बोले तो 1 लेना है, 2 नहीं लेना, 3 लेना है, 4 नहीं लेना, 5 लेना है, 6 नहीं लेना, समझ आया। और प्राकृत संख्याएं बोले तो 1 से ही शुरू करना है। का आपको समांतर माध्य निकालना है, तो ध्यान देना, समांतर माध्य का सूत्र जानते हो आप लोग, है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटावा आंकड़ों की संख्या। आंकड़े क्या हो जाएंगे लाले, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये हो गए प्रथम 10। प्रथम 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रथम 10। विषम प्राकृत संख्याओं का, ये विषम संख्याएं भी है, प्राकृत का योग मतलब समांतर माध्य निकालो तो भाग किसका दे देना है, 10 का। इन सबको जोड़ लोगे, फिर 10 का भाग दोगे। इन सब की अगर आप जोड़ करोगे 100 कितनी आएगी, 100 आएगी क्या, चेक करो, 100 ही आनी चाहिए, चेक करो 100 आनी चाहिए, चेक करो 100 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए 100, 1 3 4 5 9 9 18 7 25 25 35 45 45 और 4 49 49 और 59 59 और 5 74 74 और 84 94, चेक करो तो 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है मेरे को। 70 तिया 51, 11 तिया 33 और 5 तिया 15 और 1, 100 आ रहा है। तो अब क्या है, आपको इनको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो प्रथम n विषम संख्याएं जो होती, खाली विषम की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम n विषम संख्याएं जो होती है उनका योग निकालने का सीधा सूत्र बता रहा हूं, वो होता है n स्क्वायर। क्या होता है, तो इन सबका जोड़ n स्क्वायर, n का मतलब कितना, 10 अंक है ना, 10 संख्या है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और बटे में 10, आंसर क्या आएगा। तो यहां से क्या समझ में आया, अगर आपको कभी भी प्रथम विषम प्राकृत संख्याएं दे दे, कौन सी विषम, ओड वाली, तो उनका समांतर माध्य जितना पूछा उतना ही होता है। 10 का पूछ रहा तो 10, 15 का पूछ रहा तो 15, 25 का पूछ रहा तो 25। खाली योग पूछ ले तो, ये तो समांतर माध्य निकाला, केवल योग पूछता है तो n स्क्वायर। योग का सूत्र क्या होता है बेटा जी, n स्क्वायर। योग होता है तो 10 का योग हो जाएगा 100, 10 का योग क्या हो जाएगा, पर क्योंकि समांतर माध्य निकालना तो फिर से 10 का भाग देना है, आंसर क्या आएगा 10, ठीक है। और अगर इतने नियम याद नहीं भी रहे तो आपने की रुजू करना आंकड़ों, समांतर माध्य क्या होता है सर, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, सबको जोड़ लिया 100 आया, 100 में 10 का भाग दिया 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यू मत बैठ वो भाई कहा मेरे ऐसा कुछ नहीं, ध्यान दो, जीवन में उत्साह रखो यार। भारत बूढ़ा देश है यार, मेरे को ऐसा लगता है भारत में डायरेक्टली बूढ़े पैदा होते हैं, जवान लोगों की कमी है, पैदाइशी बूढ़े। बस कुछ भी नहीं है, ये 3 सवाल और निपटाऊंगा, उसके बाद आपकी टिट्टी कर दू, मतलब छुट्टी कर दूंगा। मतलब छुट्टी बड़ी, तुम लोग सोचते होंगे कि यार छुट्टी का मजा सिर्फ हमें आता है, छुट्टी का मजा मास्टरों को भी आता है, सच बता रहा हूं, मास्टर भी छुट्टी के लिए मतलब है कि ए बेटा मुझे पता है तेरे पास फोन है, ठीक है, हाँ टेम बुरा चल रहा है बेटा, देखो एक थैले में, बहुत सिंपल सिंपल सा मसला है, केवल 6 मिनट का मसला, बच्चा ध्यान दो। क्या कह रहा है, चल रहा है ना, ओ भाई 1 घंटा 9 मिनट। एक थैले में 6 लाल 7 सफेद गेंदते हैं, 6 तो है आपकी रेड, रेड कलर की कतरी लाल है 6, और व्हाइट कलर की कतरी है 7, है ना। इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छिक बाहर निकाला जाता है, गेंद के सफेद होने की प्रायिकता निकालो। मैंने प्रायिकता का सूत्र क्या बताया था बेटा जी, बोलो, प्रायिकता का सूत्र क्या बताया था, मरे हुए लोगों, अभी तो करवाया था,
अनुकूल संभावनाएं बटावा कुल संभावनाएं, बस याद रहा, बैठ जाओ पेन पे। अनुकूल संभावनाएं बटावा कुल संभावनाएं, ठीक है। किसकी प्रायिकता निकालनी बेटा जी? सफेद होने की प्रायिकता निकालनी। सफेद की अनुकूल संभावनाएं कितनी दिख रही है? 7, और कुल संभावनाएं कितनी है? 6 7 13 होगी, है ना? हो गया आंसर। कितने नंबर मिल जाएंगे इसके? 1 नंबर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है ना। प्रायिकता बराबर, पूरा सूत्र अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, प्रायिकता सफेद गेंद, सफेद गेंद की प्रायिकता तो ऐसे लिखना है, सफेद गेंद के अनुकूल संभावनाएं बटावा कुल संभावनाएं। सफेद गेंद के अनुकूल संभावनाएं हो रही 7, अनुकूल संभावना 6 7 वीरी 13, तो आंसर कतरो हो रहा है? 7 बटावा 13। अब ये पूछ तो सफेद नहीं होने की प्रायिकता निकालो, क्या कहता? सफेद नहीं होने की प्रायिकता। अब गेंदे कुल 2 कलर की बेटा जी, एक तो सफेद है एक लाल है, सफेद एंड लाल। सफेद नहीं होना मतलब लाल होना, तो प्रायिकता क्या हो जाती है? लाल की 6 बटावा 13। सिंपल सी बात है। अब देखो, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 50 पाई वर्ग सेमी है तो उस अर्धगोले की त्रिज्या निकालो। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बोलो, किसको याद रहा? शनि महाराज बोलो, देखे याद। अर्धगोले का, अरे अर्धगोला में, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखो, अर्धगोले का वक्र पूछ रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला जो होता है बेटा, ए बेटा का कांटी खैरी में जो करे यार, तुझ कांटी मेली में, कांटी में समझते हो? हाँ, खेतों में बैठते हैं लोग, गलती कांटी है जाने तो उचक जे, तू कांटी की तरह कर रहा है। अच्छे उच्च ध्यान दे, बात में ये कर रहा था बाबू, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 50 पाई वर्ग सेमी है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूरा गोला नहीं है, आधा गोला है, और आधे गोले के 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं, संपूर्ण और वक्र। वक्र पूछे तो आपको सूत्र लगाना है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना? और वो कितना दे रखो लालू? 50 पाई। क्या दे रखा है? 50 पाई। आपसे पूछा उस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करो, देखना दादू, पाई से पाई तो निपट गो। आर स्क्वायर बराबर कितना है? 50, गुणा को 2 घटे जाए नीचे, आर बराबर और कतरा बच गयो? इधर का स्क्वायर हटा दिया, उधर के लग जाएगा रूट, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। कोई बड़ी बात है क्या? है क्या आप बात कर रहे हो? लोगों का खून पी जाते हैं, अपन से सवाल नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो? ठीक है। अब आपसे पूछा है इसका समांतर माध्य 6 है तो x का मान निकालो। इसका x बार क्या दे रखा है बेटा जी? इस ये जो अरिथमेटिक मीन है इसका, वो दे रखा है आपको 6, तो x का मान निकालो। सिंपल सा मसला है, देखो इसको मिटारा, इसको मिटारा, मिटारा मिटारा, इसको मिटारा। थोड़ी सी थीम बदलते हैं यार, मेरे को थीम समझ में नहीं आ रही। हाँ, अतरी देर तो आई रही पर अबे नहीं आई रही के। चलो 12वां देखो, मुझे सफेद कलर पे काम करना था, अरे सफेद दिख ही नहीं रही। तो देखना बेटा जी, इनका समांतर माध्य क्या दे रखा है? 6। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है बेटा? बोलो, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यही तो होता है आपका समांतर माध्य, यही होता है आपका समांतर माध्य। जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनको, उनका क्या करना है? योग करना है। तो बोलते जाओ 5 प्लस, बोलो 7 प्लस 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 x प्लस 2। x प्लस 2 अकेला आंकड़ा है, ध्यान रखना, ये 2 नहीं है ना? और बटे हुए आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है, बराबर समांतर माध्य क्या दे रखा है? इनका समांतर माध्य दे रखा है 6। समांतर माध्य क्या दे रखा है? 6। तो x का मान निकालना है। ध्यान देना बाबू, इधर देखो, 5 7 12, 12 और 9 21, 4 25, 25 और 5 30 प्लस x, क्या आया ऊपर? 30 प्लस x बटे में 6 बराबर 6, बटे में कुछ नहीं तो 1। अब देखो क्रॉस गुणा, 30 प्लस x का 1 से गुणा करो, 30 प्लस x आएगा, और चतुरंग क्या आएगा? 36। तो x बराबर 36 प्लस 30 को भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 30 क्या आ जाओगे? 6, है ना? अब इससे लिखता तो व्हाइट व्हाइट होता, इससे लिख दिया। 2 कलर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, 2 व्हाइट और रेड दोनों पे काम कर रहा हूं अभी मैं। तो ये देखो, ये रेड है, ये व्हाइट है। ये व्हाइट इसलिए है क्योंकि दौड़ा है, और ये रेड इसलिए क्योंकि रहता है। तो अब आपका जो खंड ब है वो अपन नेक्स्ट मतलब टर्म में करेंगे। 4 5 6
अब बड़े बड़े क्वेश्चन सारे बच्चे हैं, बड़े क्वेश्चन की वाट एक साथ लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा जी, मैं पूरा पेपर लेके आया ना, इसलिए आपके लिए जो क्या चीजें मेरे को मिटानी पड़ रही है। इस बार अपन करेंगे ये जो है ना, मैं इसको इस तरह से काट दूंगा कि एक पेज पर केवल क्वेश्चन 4 रहेगा, यहां पे पूरा पेज खाली, ऊपर ऊपर क्वेश्चन 4 आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन किया, अगले पेज पे जाएंगे 5वां क्वेश्चन। तो इस तरह से अपन को मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब इसमें क्या है, सब एक साथ चक्कर पड़े ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी विषय के पेपर सोल्व कराऊंगा, सभी क्लासेस को कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।